दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरे ख्याल से हमें नीचे उतरकर डेरे तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किसका है। शायद डेरे को भीतर से देखने से कुछ पता लगे, सीमा ने कहा। गजराज स्वयं भी यही चाहता था, क्योंकि इस डेरे ने कम से कम एक बार डेरे के मालिक को देखने में उसमें प्रबल इच्छा जाग रही थी। ग्रुप ग्रुप के अलावा किसी अन्य आदमी की यहाँ मौजूदगी भी खतरनाक थी। वे फंस सकते थे। अपने आगे की योजना पर वो इस डेरे का रहस्य जानने के बाद ही अमल करना चाहता था। उसने अपने रिस्ट वॉच में समय देखा। योजना का अगला चरण शुरू होने में अभी समय था। इस समय वे दोनों डेरे के चेक करने के बाद यहाँ पर दोबारा आ सकते थे। वैसे ही गजराज ये जाने बिना कि डेरे का मालिक कौन है और कहाँ है, मानसिक स्तर पर आगे की योजना पर काम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस अकेले व्यक्ति की गवाही उसे बड़ी आसानी से फांसी के फंदे पर पहुंचा सकती थी। अतः बिना किसी बाधा के उसने सीमा की सलाह मान ली, तो वे जल्दी से ही नीचे पहुंच गए। डेरे के आसपास तो क्या, दूर दूर तक भी सन्नाटे के अलावा कोई भी नहीं था। धड़कते दिल में वे डेरे की तरफ बढ़ गए। डेरे के बगल में उन्हें एक छोटा सा तंबू गड़ा हुआ नजर आया। तंबू को चारों तरफ से कनातों से घेर रखा था। एक तरफ से कनात हटाकर वो तंबू के अंदर पहुंचे तो वहां कदम रखते ही उनके नथुनों की घोड़ों की लीद की बदबू आ गई। खाली स्थान था और बिल्कुल कुछ देर वे कनातों से घिरे उस स्थान का आगे पीछे देखते रहे। फिर गजराज बोला, ऐसा नजर आता है जैसे यहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। इसका मतलब डेरे में रहने वाले के पास घोड़ा भी है, सीमा ने कहा। हाँ, गजराज ने उत्तर बहुत ही कम शब्दों में दिया था, परंतु ये महसूस करके उसके माथे पर पसीने की बूंदी छलक आई और घोड़ा भी गायब है। इसका मतलब डेरे का मालिक अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं गया हुआ है। वहां से निकलकर वे डेरे में पहुंचेंगे। डेरा अंदर से भी खाली पड़ा था। एक कोने में बुझा हुआ पेट्रोमैक्स लटक रहा था। उसके नीचे जमीन पर घासलेट की कनस्तरी थी और बाईं तरफ एक गद्देदार बिस्तर लगा हुआ था। तकिया और लिहाफ अस्त व्यस्त पड़े थे और गजराज की निगाह एक अच्छे से इन्वेस्टिगेटर की तरह सारे डेरे में घूम गई। जगह जगह उसे सिगरेट के टोटे नजर पड़े आए। गजराज ने आगे बढ़कर उनमें से कई टोटे उठा लिए और थोड़ी देर तक उन्हें देखने के बाद रहने के बाद घोषणा की, इस डेरे का मालिक चार मीनार की सिगरेट पीता है। इन हालातों से हमें क्या लोभ होने वाला है राज? किसी तरह ये पता लगाओ कि वो है कौन। अगर वो इस ग्रुप से बाहर का कोई आदमी है तो फिलहाल हमारे लिए भगवान से कम महत्व नहीं रखता है, सीमा ने कहा। हाँ, गजराज फिर मन ही मन बड़बड़ाया। तुम्हारे लिए वो निश्चित ही भगवान जितना महत्व रखता है, मगर मेरे लिए वो साक्षात शैतान का रूप बनकर आ गया। सारी योजना को बिखेर रहा है। कमबख्त, अभी तक के सारी मेहनत पर पानी फिरा दे रहा है। परंतु इस समय शब्दों की सीमा वो सुन नहीं सकी। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि गजराज कुछ अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा है। अतः उसने पूछ ही लिया, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो राज? यही कि आदमी के सिगरेट के ब्रांड से भी उसके स्तर का पता लगता है। चार मीनार सिगरेट बहुत चीप सिगरेट है और इसी आधार पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति बहुत धनवान नहीं हो सकता। गजराज ने अपने ही अंदाजे के साथ बताया। क्या कोई गरीब आदमी एक घोड़े और इतने ताम झाम के साथ यहाँ रह सकता है? मेरे ख्याल से घोड़ा और वो सब सामान महंगे किराए का है, सीमा ने कहा। गजराज अभी भी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे कोई भी जवाब नहीं बन पड़ रहा था। वो बस आगे पीछे देख रहा था। उसके इतनी जासूसी की, लेकिन उसकी जासूसी सारी धरी की धरी रह गई। जेब मिटाने के लिए किसी ऐसी वस्तु की तलाश में वहां बिस्तर आदि को उलटने पलटने लगा, जिससे डेरे के मालिक के बारे में कुछ ज्यादा पता लग सके, मगर वहां ऐसी कोई वस्तु नहीं थी। इस बीच गजराज इस नतीजे पर पहुंच गया कि यहाँ रहने वाला सप्ती कोई भी हो, इस वक्त अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं घूमने गया हुआ है। वो शायद अंधेरा होने से पहले लौट आएगा। यह बात समझ में आते ही उसके दिमाग में बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। पहली बात तो उसके समझ में यह आई कि अब ज्यादा देर तक ठहरे रहना बेवकूफी है। इस आदमी के लौटने से पहले ही मुझे अपनी काम को पूरा कर लेना चाहिए। ये बात स्पष्ट थी कि डेरे के मालिक इस वक्त आसपास कहीं भी मौजूद नहीं है और फिर योजना के अगले चरण का भी समय होने ही वाला था। 5:15 वे उस छोटी सी पहाड़ी पर खड़े थे, जहां कैमिल फॉल के एक पत्थर पर गिरने के कारण निरंतर नन्ही नन्ही वर्षा सी होती रहती थी। वे फुहारें इस वक्त उनके जिस्मों पर गिर रही थी।
जहां वे खड़े थे वहां से नीचे की तरफ बिल्कुल खड़ा ढलान था और हरी भरी भूमि वाला यह ढलान नीचे करीब 40 गज तक चला गया था। ढलान की जहां खत्म होता यानी पहाड़ी के ऊपर से लेकर 40 गज नीचे फॉल तक पानी से बनी हुई लिद्दर नदी बह रही थी। पथरीली लिद्दर नदी थी। हाँ, लिद्दर में केवल दो चीजें ही हैं, बड़े छोटे बहुत सारे पत्थर और उनके ऊपर तथा दाएं बाएं से होकर बहता हुआ बर्फ का शीतल और कांसा सा साफ तेजी से बहता नीले रंग का पानी। विशाल से विशालतम पत्थर लिद्दर भी नदी में पड़ा नजर आता था। ऊपर से ढलान पर यदि कोई पत्थर लुढ़क जाए तो फिर शायद लिद्दर नदी में गिरने से उसे स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक सकता। नदी का दूसरा किनारा भी उतनी ही ऊंचाई पर है और जितना ये है, मगर उस तरफ घने और हरे भरे वृक्षों का जंगल होता है, जबकि इधर समूचे ढलान पर मिलकर 5-6 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे। कहने का आश्चर्य ये है कि कम से कम लिद्दर नदी को पार करके उस किनारे पर जाना या उधर से इधर आना असंभव ही था। गजराज और सीमा जिस पहाड़ी पर खड़े थे वहां इधर उधर बहुत से पत्थर बिखरे पड़े थे, मगर गजराज को ऐसे विशाल पत्थर की तलाश थी जो कि बहुत छोटी सी कंकर पर टिका हुआ हो, और ऐसे विशाल पत्थर को तलाश करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। सीमा का हाथ पकड़े उसे बातों में उलझाकर वह उसी तरफ ले गया। पत्थर के नजदीक पहुंचते पहुंचते जाने क्यों उसका दिल बहुत ही तेज गति से धड़कने लगा था। शायद अपने ही दिल में छुपे इस विचार के कारण कि मैं सीमा की हत्या करने वाला हूं। एक सुहागिन की हत्या, एक सुहागिन की मौत। गजराज ने चौर दृष्टि से रिस्टवॉच की तरफ देखा। योजना के अगले चरण का समय हो चुका था और नदी का दूसरा किनारा अभी भी सूना ही था। दिमाग में झुंझलाहट भरा एक विचार उभरा। कहाँ मर गया निकलसन? वो यही सोच रहा था कि निकलसन अभी तक आया क्यों नहीं है। तभी सामने किनारे पर मौजूद एक वृक्ष के मोटे तने की बैक से निकलकर सामने आता हुआ निकलसन उसे चमक पड़ा। उसने देख लिया कि निकलसन आ रहा है। गजराज का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। चोर दृष्टि से उसने समीप खड़ी सीमा की तरफ देखा, परंतु सीमा का ध्यान निकलसन की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वो गर्दन उठाकर कैमिल फॉल की तरफ देख रही थी और उसी तरफ देखते हुए गजराज ने खुद को नियंत्रित करके पूछा, उधर क्या देख रही हो डार्लिंग? कितना सुंदर फॉल है राज। अगर हम यही सही मानसिक स्थिति में आए होते तो ये सब कितना अच्छा लगता। सीमा ने कहा, वो देखो। उसी की तरफ उंगली उठाकर गजराज ने कहा, इस ऊंट वाले आकार वाले पहाड़ की आंखें तक यहां से साफ चमकती है, ऐसे जैसे सचमुच में ऊंट की वास्तविक आंखें हो। हाँ, कहकर सीमा भी चुप हो गई। गर्दन उठाए गजराज ऐसा नाटक कर रहा था जैसे उस फॉल में ही खोया हुआ हो, जबकि वास्तविकता ये थी कि वो वहां पर कुछ भी नहीं देख रहा था। उसे तो सिर्फ सीमा के चीखने का इंतजार था, और उस क्षण का इंतजार जबकि सीमा दूसरे किनारे पर खड़े निकलसन को देखकर चीख पड़ेगी। ऐसा तभी होना था जब सीमा की दृष्टि निकलसन पर पड़ जाए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट गुजर गए। सामने ही दूसरे किनारे पर खड़े निकलसन पर सीमा की नजर ही न पड़ी और गजराज पूरी तरह से बेताब हो उठा। जिस क्षण का उसे इंतजार था वो आ ही नहीं रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि सीमा निकलसन को क्यों नहीं देख रही है। गजराज ने सोचा कि यदि सीमा की दृष्टि निकलसन पर पड़ी ही नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बुरी तरह से बेचैन होने के बाद तब वह स्वयं सीमा का ध्यान निकलसन की तरफ आकर्षित करने के लिए घूमना चाहता था कि वहां सीमा के हल्के से निकलने वाली डरावनी चीख गूंज उठी। गजराज एकदम से घूमा। क्या हुआ सीमा? सीमा ने ऐसा क्या देख लिया था? क्या सीमा ने निकलसन को देख लिया या फिर किसी और को ही देख लिया? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं।